एक लड़की को आप पूरा बदल दोगे और आप चाहोगे कि आपके हिसाब से वो चले, एक गुड़िया बन जाए, ठीक है? तो वो सही बात नहीं है। मुझे सब कुछ झूठ बोला गया, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, सब कुछ झूठ बोला गया। मैंने यकीन किया। मारपीट होता था, फिर हर बार घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है, मैं रेंट भरता हूँ यहाँ पे, तो रात के 1 बजे निकाला गया है, रात के 12 बजे निकाला गया है। एम्बुलेंस तक बुलाया गया था, ब्लीडिंग हो रही थी सर पे, फ़ोन तोड़ा गया था कि मैं घर पे बात ना कर सकूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं टीवी देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि सो जाओ। मैंने कहा मुझे टीवी देखना है, तो उसमें उसी बात पे गमला उठा दिया, गला पकड़ के सर पे मारने के लिए। तो मुझे बोला गया कि बेटी करके हम क्या करना, बेटा होगा तो हम जश्न मनाएंगे, बेटी होकर हमने क्या ही करना। बेटी पैदा हुई, 4 दिन की थी, तो मेरे ससुर जी ने जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो खींच दिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। नमस्ते जी। नमस्ते सनी जी, थैंक यू सो मच, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे मैं 2017 को आई थी और बैंगलोर में पढ़ाई वगैरह सब कुछ किया था, जॉब किया हुआ था। वहाँ पे सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र थी। मैंने MBA कर रखा है और अच्छे घर से आती हूँ, वेल एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ। तो यहाँ पे मैं आके मैंने शादी करी, तो ऑब्वियसली हर लड़की की तरह हमारे भी सपने होते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा, वैसा होगा, पति ऐसे होंगे जैसे आपने बताया। पर यहाँ पे आके बात कुछ और ही हो गई। यहाँ पे आपको एक लड़की को आप पूरा बदल दोगे और आप चाहोगे कि आपके हिसाब से वो चले, एक गुड़िया बन जाए, ठीक है? तो वो सही बात नहीं है। तो एक होता है कि आप इतने टाइम से आप जॉब कर रहे हो, आप एक पोजीशन में हैं, आपने पढ़ाई की है, अपना एक अस्तित्व बनाया, उसको आके कोई कुचल देगा तो ऑब्वियसली किसी को भी हर्ट होगी। फिर ऊपर से आप अगर थोड़ा वॉइस आप रेज करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये गलत है आपके साथ जो भी हो रहा है। फिर मैं एक चीज आपसे पहले पूछूंगा, शादी से पहले जो आपका हस्बैंड थे, शादी से पहले उनका रवैया कैसा था और शादी के बाद कैसे चेंजेस आई? ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँगी। शादी से पहले मुझे लगा था कि यही सबसे बेस्ट है और इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे सब कुछ झूठ बोला गया, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, सब कुछ झूठ बोला गया। मैंने यकीन किया, वो मेरी गलती थी। आजकल तो सारे करते हैं ना वेरिफिकेशन, मैंने वो कुछ नहीं करा था। तो यहाँ पे आके इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। जो मैंने देखा, ऊपर से आपको बोला गया कि आप ये मत पहनो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, आप काले हो, आप सुंदर नहीं हो, बहुत कुछ आपको बोला गया, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा गया, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, तेरे माँ बाप तेरे को सिखाए नहीं है, मतलब बहुत कुछ ताना सुनाया गया। फिर आप कुछ बोलोगे तो आपको फिर मारपीट होता था, फिर हर बार घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है, मैं रेंट भरता हूँ यहाँ पे, तो रात के 1 बजे निकाला गया है, रात के 12 बजे निकाला गया है। इतनी बार एक बात तो ऐसा हुआ कि
एम्बुलेंस तक बुलाया गया था, ब्लीडिंग हो रही थी सर पे, फ़ोन तोड़ा गया था कि मैं घर पे बात ना कर सकूँ। कारण क्या थे? ये छोटी-छोटी जो नोक-झोंक बढ़ती जा रही थी, इसके मेन कारण क्या थे? रीज़न क्या थे? कारण ये था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि आप जो काम कर रहे हो, आप पढ़ लिख लो और पापा मम्मी आपको सपोर्ट करेंगे। आप थोड़ा अच्छा जॉब करें, क्योंकि हेल्थ पे आपका असर पड़ता है, क्योंकि एक एज के बाद हम नहीं कर पाते फिज़िकल काम ना। तो मैं चाहती थी कि वो थोड़ा अच्छा जॉब करे, जिसमें बैठ के वो शांति से काम करे। तो इस चीज़ की मेरी वो थी, और मेरा था कि उनको वो बोलते थे कि ऐसे कपड़े नहीं पहनना है, वैसे। तो वो नज़रिया मुझे चेंज करना था कि नहीं, आप तो जानते थे कि पहले से मैं ऐसी थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, तो आप मुझे क्यों अभी चेंज कर रहे जो हो? आपका कोई कोर्टशिप पीरियड होगा, उसमें तो आप वैसे ही पहनते होगे कपड़े, जो बाद में पहनना चाहते थे? हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि फ़ेसबुक पे वो मेरे फ्रेंड्स पे थे, फ्रेंड लिस्ट में थे, और वो जानते थे कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करती थी। तो उन्होंने देखा, जब उनसे मैं बात करती थी, तब मैं मालदीव्स गई थी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि तूने देखे मेरे कपड़े वगैरह, क्योंकि मालदीव जा रही हो, आप बीच पे जा रही हो, तो आप कैसे कपड़े पहनोगे, सलवार तो नहीं पहनोगे, एटलीस्ट मैं तो नहीं पहनूंगी। तो उन्होंने सब कुछ देखा था, दे वर ओके भी थे, तो उनके पेरेंट्स भी मेरे फ्रेंड लिस्ट पे थे, उन्होंने भी देखा था सब कुछ। 6 महीने का कोर्टशिप था, उन्होंने सब कुछ देखा परखा। जब यहाँ पे आई तो आपको ऐसा था नहीं कि हमारा कोई पर्सनल लाइफ था, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमारे साथ होता ही होता था। फिर 40-45 रोटियां बनाओ हर दिन, तो ये मेरा लाइफ नहीं था बैक इन इंडिया। तो मैं नौकर चाकर सब कुछ थे, तो अचानक से जो बदलाव हुआ, मैं तब भी आई वाज ओके विद इट, मैं कोप कर रही थी। बट जब वहाँ पे आपकी हर एक चीज़ों को पोर्ट्रे कर किया जा रहा है इन अ रॉन्ग वे, कि मेरे एक्स जो थे अपने भाइयों को बोलते थे कि अभी वो सो रही है, अभी वो वॉशरूम गई है, अभी ये करिए, अभी वो करिए, हर एक डिटेल आपको बताना, तो मुझे लगता है बहुत गलत है एज अ वुमन। फ़ोन करके अपने भाइयों को हाँ बोलते जी, हाँ जी। तो एवरीबॉडी न्यू, द होल वर्ल्ड गॉट टू नो कि मैं क्या कर रही हूँ। जी। तो मेरा कोई पर्सनल वहाँ पे कुछ था ही नहीं। अगर आप वो चीज़ को बोलते हो, तो आपको हाथ उठाया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं टीवी देख रही थी, तो उन्होंने बोला कि सो जाओ। मैंने कहा मुझे टीवी देखना है, तो उसमें उसी बात पे गमला उठा दिया, गला पकड़ के सर पे मारने के लिए। वेरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर। और इस पे हमेशा मेरे माँ बाप पे ताना, क्योंकि मेरी मम्मी पापा अच्छे पोस्ट पे हैं, थे, सॉरी अभी रिटायर्ड हैं। तो मम्मी साइंटिस्ट थी, पीएचडी कर रखी है, पापा डायरेक्टर लेवल पे थे, रिटायर हुए हैं। भाई है कनाडा में, वो ट्रिपल मास्टर्स करके रखा है, और बैंक में जॉब करते हैं। तो बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ने से क्या होगा, घर पे तुमको तहज़ीब नहीं है कपड़े पहनने की, तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो, तुम ज़ुबान खोल के बोल रहे हो, हम औरतें जो होती है घर पे दबना चाहिए। तो घर पे मैं बात करती थी मम्मी पापा से, तो फिर मेरा फ़ोन लेके तोड़ दिया गया। पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ था, क्योंकि बहुत मारपीट हुई थी, सर फूल गया था, एम्बुलेंस आए थे। फिर उसके बाद ये पहली बार में हुआ था कि आपको टॉर्चर किया जा रहा था धीरे-धीरे? स्लोली चल ही रहा था। मुझे कुछ मालूम पड़ा उनके पास के बारे में, जो मैं नहीं बताना चाहूँगी। बहुत ही गंदा पास था। तो जब मैंने वो कन्फ्रंट किया, तो उनको आया गुस्सा कि इसको तो पता चल गया सब कुछ। फिर भी तब तो शादी हो चुकी थी। ये नहीं कि उस पे वो सॉरी बोले कि मैं तुझे बताया नहीं था, जो भी था। लेकिन फिर भी आई वाज़ ओके, बट मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस कैरेक्टर के इंसान से मैंने शादी करी, क्योंकि बहुतों के साथ अफेयर थे, और भी बहुत कुछ था। तो ये होते-होते वो फिर चीज़ें आपको पता चली शादी के बाद? हाँ जी, बहुत बहुत बड़ी वाली न्यूज़ भी मालूम पड़ी, डॉक्यूमेंट से मुझे मालूम पड़ा। जब मैंने कन्फ्रंट करा, तो एक उन्होंने साजिश करके मुझे इंडिया ले गए, फिर वहाँ से बोले कि तू बैंगलोर जा, हम आते हैं तुम्हारे पास। और मैं जब बैंगलोर गई, तो मेरा पीआर कैंसिल कर दिए। अच्छा जी। हाँ जी, स्पाउस वीज़ा था, वो कैंसिल कर दिए। बट मैंने फिर खुद ही इमिग्रेशन से बात करी, खुद ही अपने पेपर वर्क सब सबमिट किए, क्योंकि मैं किस मुँह से वापस जाऊँ इंडिया। जी। जब अपना जॉब तक मैंने छोड़ दिया था, वो हाईली पेड जॉब था, तो वो जॉब तक मैंने छोड़ दिया था। तो पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मैं पुलिस के पास चली गई थी, जब उन्होंने मैं ब्लीडिंग हो रहा था, जब मुझे फ़ोन तोड़ दिए थे, और रात के 1 बजे मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया था। तो मैं कहाँ जाऊँ रात के, जब मुझे बोलते हैं कि गो गेट रेप्ड। तो ये सेंटेंस उन्होंने बोला था, कोई अपनी बीवी को ऐसे बोल नहीं सकता। उसके बाद फिर घर नहीं था रहने के लिए, तो फिर जाके
15 घंटे उनके घर के सामने मैं रही थी, हाथ जोड़ती थी, और तब पैसे नहीं थे क्योंकि सारा पैसा उनके पास था, सब कुछ। कपड़े नहीं थे, टी-शर्ट था और एक जीन्स था और एक चप्पल थे। जी। उसमें 15 घंटे घर के बाहर खड़ी थी, भीख मांग रही थी कि घर पे मुझे अलाउ करो। बारिश में विदाउट गोइंग टू द वॉशरूम, खाना नहीं था, कुछ नहीं था, वो सब सहा। तो उन्होंने फिर पुलिस को बुला दिया, बोला कि देखो ये मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है। अच्छा, उन्होंने पुलिस को उन्होंने कॉल की फिर? हाँ जी, कि देखो मेरे प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है। तो प्रॉपर्टी पुलिस मुझे लेके चले गए कुछ मेंटल हॉस्पिटल। तो मैंने कहा क्या हो गया, आप मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए? तो बोलते हैं कि क्योंकि कोई 15 घंटे कैसे कोई रहेगा घर के बाहर। मैंने कहा ये इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी तक ऑज़ी नहीं बनी थी, तो मैंने कहा इंडिया के हिसाब से यू कैन नॉट ब्रेक ए मैरिज। आप सब कुछ कोशिश करते हो कि सब ठीक हो। तो मैं वही मिन्नतें करी थी उनके साथ। तो जब उन्होंने सब कुछ स्टोरी सुना तो उन्होंने बोला कि आप छोड़ो, क्या कर रहे हो? तो वहाँ का जो डॉक्टर थे, क्योंकि आप रजिस्टर केस हो गया ना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तुम जॉब अप्लाई करो और इसको छोड़ो, अपना लाइफ शुरू करो। तभी जाके वो होमलेसनेस हुई था, ताकि वहाँ पे रेफ्यूज में रहे। घर पे किसी को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ऐसे ऐसे सब जॉब करना पड़ा, जब भी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी लाइफ में ऐसे कर सकती हूँ। तभी वो आके जितने मैं पैसे कमाती थी, मैं जाके पहले तो रही रेफ्यूज में, फिर जाके इधर उधर किसी किसी घर पे जाके रुकी थी, वहाँ पे रोती थी बैठ के, और 100 क्या हजार ईमेल्स लिखती थी। भले आपकी मिस्टेक हो, गलती हो ना हो, मैं जाके हमेशा सॉरी बोलना, सब कुछ करना, वो शुरू था। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद जब बोला कि चलो ठीक है आ जाओ वापस, जब मैं आई तो फिर प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में वो 3-4 महीने फिर कहाँ रहे आप? वही रेफ्यूज में रही। फिर रिफ्यूजी कैंप के बारे में बताइए कि वहाँ पे कैसा माहौल है? तब मैं बोलूँगी कि वहाँ पे ठीक माहौल नहीं होता। लड़कियाँ रिफ्यूजी कैंप में जाती होंगी, जब उनको कोई शेल्टर ना मिलता हो तो वो कैसे गुजारा करती हैं, अपना क्या करती हैं? शायद वो चीज़ें कभी बाहर नहीं आई हैं। तो आपके माध्यम के राही मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और लोगों को भी बताना चाहेंगे कि वहाँ पे असल में ज़िंदगी है कैसी? देखिए, ज़िंदगी वहाँ पे नहीं अच्छी है, ये बोलूँगी। और आपको क्या होता है ना कि आपको यू कैन नॉट स्टे इन अ रेफ्यूज कैंप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ टाइम तक आप रह सकते हो, फिर उसके बाद फिर आपको शिफ्ट करना होता कहीं और आपको दर बदर भटकने पड़ते थे। ये बात है 2017-18 की, जब मेरे पास $1 तक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सारा ले लिया था मेरे से, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ले लिया था। तो खाने तक के पैसे तो अब छोड़ ही दो। तो वहाँ पे जब बोलते थे कि आप आके हमारे ऑफिस में आओ, हम आपको रेफ्यूज का वो जगह देंगे रहने के लिए, जाने के लिए भी बस का भी मेरे पास भाड़ा नहीं था। तो उसी दौरान एक हुआ कि कहाँ से लोग आके आपको, जैसे कि मैं कभी कभी बैठ के रोती थी कहीं पे ना कहीं भी बैठ के, सोचती थी अपनी लाइफ कैसी थी पहले और अभी। कोई बात नहीं, आप आराम से टाइम लें। हाँ जी क्योंकि वो चीज़ें हम रिविजिट करते हैं उनको तो सामने आता सब कुछ। हाँ जी। तो फिर वहाँ पे जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई जेल से छूटी है, कोई लेडी है ना, तो उसके पास जगह नहीं है, तो वो वैसे लोग भी वहाँ पे रहते हैं। होमलेस कोई हो गया वो रहते हैं, किसी का कुछ डोमेस्टिक वायलेंस को लोग वो भी रहते हैं, बहुत तरीके की औरतें रहते हैं। कोई जैसे होता है ना अग्रेसिव किसी का बिहेवियर है, कोई ड्रग्स लिए हैं तो उन पास रहने का जगह नहीं है, वो लोग भी रहते हैं। तो एक होता है ना, आप फिर सोचते हो कि कहाँ मैं आ गई, फिर आप सोचते हो मैंने किससे शादी करी, फिर सब कुछ आपके दिमाग में आता है। एट द सेम टाइम वही फिर होता है कि आपके संस्कार आपको सिखाए गए हैं कि डिवोर्स नहीं लेना है, इंडिया में ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तो वो भी सारा आप इतने पढ़े लिखे हो, हर चीज़ की नॉलेज है, यहाँ पे लड़कियां जो वेल एजुकेटेड आपके जैसी हैं वो तो कहती हैं कि हम हर चीज़ से लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए जब आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना? तो फिर ऐसा क्यों, आपने इतना क्यों सहा? आप एक बार आप प्यार करते हैं ना, अब जब आप प्यार करते हैं, मैंने अपनी कंट्री छोड़ी, अपना हाईली पेड जॉब छोड़ा, अपना खुद का घर छोड़ा जो बेंगलोर में है, जो खुद से बनाया, सब कुछ खुद से किया, अपनी गाड़ी वाड़ी सब कुछ मैंने छोड़ा। अब छोड़ के आते हो आप, अब रास्ते पे आ जाते हो क्योंकि आपने प्यार किया था, तो
आप कोशिश करते हो कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत होंगी, शायद हो सकता है वो सही होगा, एंड देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ कि शायद, कि वो होता है ना, वो फेस होता है डिप्रेशन का, ठीक है, आप डिप्रेशन में घुस जाते हो। फिर उस टाइम पे ऐसे ऐसी सब औरतें सब वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे हम रुके थे कुछ टाइम तक। फिर जाके इधर उधर जाके घर मिला कहीं पे, तो वहाँ सारे होते हैं ना कि वहाँ पे आदमी लोग भी थे ना, जो मुझे पहले बोला कि हम फैमिली हैं, लेकिन वो वहाँ पे आदमी थे। तो मालूम पड़ा कि वाइफ तो इंडिया गई हुई है। तो मैं एक रूम में अपने आप को बंद करके रोती थी, और उनके वीकेंड में पार्टी होती थी तो बोलते थे बाहर आ, तू क्यों रो रही है। मैं जो बाहर जाती नहीं थी, क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा माहौल सब ना अब अजीब लगता है आपको, क्योंकि आप, तो मेरे एक्स को हस्बैंड जो है ना, उनको पता था कि मैं कहाँ रहती थी, और उनको गर्व होता था कि मैं यहाँ पे भी रह के मैं, मेरी कैरेक्टर मेरी सही है। और ये चीज़ को बोलने के लिए वो 10 लोगों को बोले हैं ये चीज़, लेकिन वहाँ से मुझे निकालना उनको नहीं था, पर उस चीज़ को घमंड दिखाना था कि मैं ऐसे लड़के शादी करूँ जिसका कैरेक्टर सही है। ये क्या बात हुई? वो मानसिकता मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि ये कैसी मानसिकता, मतलब? मुझे मालूम पड़ा बाद में कि लोग आके मुझे बोले कि आपका पति आके हमको बोला है का कैरेक्टर इतना सही है कि वो आदमियों के बीच रह के भी मुझे प्यार करी है, और उसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बाकियों से सुनी, लेकिन तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कैसा पति होता है, ये कैसा मर्द होता है कि जब आप जान रहे हो कि बीवी आपकी कहीं और है, आप आके उससे मिल भी रहे हो, ताकि मेरा बना हुआ खाना भी लेके जा रहे हो, लेकिन मुझे घर नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि और दुनिया को दिखाना है कि मैं तो अलग हो गया। रिफ्यूजी कैंप में भी खाना बना के उनको देते थे? नहीं, जब मैं शिफ्ट हुई रेफ्यूजी कैंप से किसी और के घर पे, तो जो भी मैं इधर उधर का जो ब्लू कॉलर जॉब्स जो करा, और मेरे हाथ से खून सब निकल गया। मैं फोटो भी भेजी थी, मेरे पास ईमेल पे फोटोज भी सब कुछ है, प्रूफ। जब मैं उनको भेजा था कि देखो क्या हो रहा है, तो बोलते हैं ओह दैट्स बैड टू सी। ये आंसर आता था पति से, ठीक है। और तब उनका अफेयर शुरू हो रहा था, मतलब कंटिन्यू था किसी और के साथ। लेकिन तब आप अलग हो गए थे? अलग हो गए थे, लेकिन जैसे कि अलग हो गई थी तब, जब मेरा PR वगैरह कैंसिल कर दिया था ना, तब मैं अलग हो गई थी। तब भी मैं डिवोटेड थी, इतनी लॉयल थी, लेकिन उनका लॉयल्टी एज यूजुअल कभी था ही नहीं, ना मेरे साथ था, ना पहले जिनके भी साथ थे किसी के साथ थी नहीं। तो ये सब मैं चेक पहले नहीं की थी कैरेक्टर लॉयल्टी के बारे में ना। तो फिर भी मैंने उनको अपनाया वापस से, हम लोग साथ में रुके। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मालूम पड़ा उनको कि बेटी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में लीगल है ना जेंडर, तो मुझे बोला गया कि अबॉर्ट कर दो। तो मुझे बोला गया कि बेटी करके हम क्या करना, बेटा होगा तो हम जश्न मनाएंगे, बेटी होकर हमने क्या ही करना। किसकी तरफ से बोला गया? फादर इन लॉ थे, तो सबके सामने उन्होंने बोला, क्योंकि उनके घर में सबके पास बेटे हैं, मतलब 3 बेटे हैं, तो उनके भी बेटे हैं। तो मुझे बोला, तो मैं तो चाहूँगी नहीं कि बच्चे को अबॉर्ट हो। तो उसी बीच में मारपीट, ताना। एक बार ऐसा हुआ, जब 7 महीने की थी, 6.5-7 महीने की थी, तो ऐसे मारा थी कि मैं पेट के बल गिरी थी, और मैं हॉस्पिटल में थी। जब हॉस्पिटल में थी, क्योंकि एम्बुलेंस बुलाया गया हॉस्पिटल में। किसने मारा था वो? पति ने। उसी बीच तो बहुत सारे एपिसोड्स हुए, लेकिन मैं मेजर वाला बता रही हूँ कि इतना मारा था कि मैं हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ा। मैं 2-3 दिन वहाँ पे थी, और 36 आवर्स हो गए थे। एज ए प्रेग्नेंट वुमन मैं खाई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाई थी, कोई नहीं आया उनकी तरफ से। तो पुलिस आ गई, पुलिस केस थोड़ा हुआ, फिर उन्होंने बोला स्टेटमेंट दो। मैंने कहा मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगी। तो यहाँ पे से आपको पता है कि डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स इन्वॉल्व होते हैं, जब बच्चे के मामला होते हैं ना, डॉग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे तब पता नहीं था कि डॉग्स क्या होते क्या हैं, लेकिन सारे लोग मेरे साथ थे। तब मुझे 12 बोले कि तुम केस करो, तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं चाहती थी कि बच्चे के सर से बाप का साया जाए। मैं अकेली पड़ी थी हॉस्पिटल में, कोई नहीं था साथ में। ये लोग कोई नहीं आए, पूछे तक नहीं तो खाना खाई है कैसी है। मैं खुद ही कैब करके फिर वापस आई। जब वापस आई, आके हॉस्पिटल से आई हूँ, वापस आके खाना बनाना सब शुरू हो गया मेरा। जो मार पिटाई करके खाओ, फिर आके खाना बनाओ, वही मैंने सब शुरू था। 9th मंथ तक मैंने किया। पापा में मेरे यहाँ पे आए, क्योंकि मेरी डिलीवरी थी। उनको ही बेइज्जत किया गया, उनको ही बोला गया मार दूंगा, गोली मार दूंगा, ठोक दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। पापा मम्मी जब उनका डेट था वापस जाने का, उससे पहले ही वो निकल गए थे। बेटी पैदा हुई, 4 दिन की थी, तो मेरे ससुर जी ने जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो खींच दिए। Oh my God. मुझे बोले तो वॉशरूम को जाना है तो जाके आ। और मैं
नॉर्मल डिलीवरी थी, फिर भी आपको लगते हैं ना स्टिचेस लगे थे। और मैं वॉशरूम गई थी, बच्चे का 4 दिन का बच्चे का आवाज़ जब वो रोता है फिर एक माँ को सुनाई देता है, उसी में मैं भाग के आई हूँ, नंगे पैर उसको पकड़ के मैं भागी हूँ बचाने के चक्कर में। फिर मैंने कॉल कर दिया कि मुझे हेल्प करो, क्योंकि बच्चे के 4 दिन का बच्चे को पकड़ के भाग रही हूँ। और आके मुझे रेफ्यूज में उन्होंने डाल दिया। तब मेरे पास कुछ नहीं था, ना कपड़े, ना खाने को, ना कुछ। बच्चे को क्यों मारना चाह रहे थे? लड़की पैदा हुई थी वो। फिर एज यूजुअल बैक टू स्क्वायर वन। उसी बीच में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मुझे जैसे कि ना हाईवे पे छोड़ देना, अगर बहस हो गई, मान लीजिए बहस हो गई थोड़ी सी, मेरी गाड़ी है उतर, और जो राउंड अबाउट होती है ना, राउंड अबाउट में ऐसे गाड़ी लेना है कि मुझे पेट में दर्द हो, इतने जोर से गाड़ी घुमानी है। वो चाहते नहीं थे? नहीं, मुझे दर्द देना है, बच्चे को मारना है, ये मोटिव था। और हमेशा से वही है कि जैसे घर पे कोई आ रहा है, बोलते अंदर, घर के अंदर जाओ, बाहर आना नहीं, तुम औरत हो, तुम्हारा काम किचन में या तो फिर बेडरूम में रहो, बाहर नहीं आना है, हैंडशेक मिलाना नहीं है, ठीक है, छूना नहीं है किसी को। अब जिस पोजीशन में थी, मतलब CEO लेवल के लोगों को उनका पोर्टफोलियो हैंडल करती थी, हैंडशेक हमारा होता था। यहाँ पे कि हैंडशेक नहीं करना है लोगों से, हक तो दूरी की बात। और ये हमारे पर नॉर्मल था, जैसे बैंगलोर से जगह से आती है वो वेरी नॉर्मल। तो वहाँ पे ये सब था, ये सब से गुजरे। तो रेफ्यूज में, जैसे मैं रही थी रेफ्यूज में, तो दोबारा आप रेफ्यूजी कैंप में गए बच्चे के साथ? तो मुझे बच्चा, पहली बार माँ बनी हो तो बच्चा पालने की मुझे पता ही नहीं कैसे बच्चा पालते हैं। जैसे जैसे करके बच्चा पाल रही हूँ, उसमें होते हैं स्पाइडर्स आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं, और बच्चे को संभालना है। तो रात तक मैं सोती नहीं थी, क्योंकि बच्चा एक होता है दूध पीता है 2-2 घंटे में, फिर आपको सेव करना होता है बच्चे को कि कॉकरोच ना खा जाए, मच्छर ना काट ले। उसमें जो पहले का डिप्रेशन था, और एक होता है प्रेगनेंसी के बाद, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो 2 डिप्रेशन खा गए मुझे, मैं हंसना ही भूल गई, और मेरे स्टिचेस खुल गए, क्योंकि बच्चों कैरी करती थी, प्राइम कैरी करती थी, स्टिचेस खुल गए मेरे। डॉक्टर बोले क्या करिए तू, अपना ध्यान रख, ठीक है, लेकिन अब क्या ध्यान रखोगे, क्योंकि 5-10 कमरे होते हैं और 1-2 बाथरूम होते हैं, वो गंध में आपको रहना होता है, खाने तक का पैसा नहीं होते। अब हर दिन एक रूम में आप कितना रह सकते हो, अब पैसे नहीं है कि आप घूमो फिरो, ठीक है ना। गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, लेकिन कितना हेल्प कर देगी। देवी जी, मैं गवर्नमेंट से पहले ज़रूर आपको पूछूंगा, यहाँ पे इतनी संस्थाएं हैं, इतनी NGOs बनी हुई हैं, क्या आपने, हम नाम नहीं लेंगे, किसी को अप्रोच किया? अगर किया तो उनसे क्या आपको कोई हेल्प मिली? सब कहानी सुनने के लिए बैठे रहते हैं, हेल्प कोई करता नहीं है। इसलिए मैंने सारी लड़ाई अपनी खुद से करी, भले वो अपना PR का हो गया ना, परमानेंट रेसिडेंसी का हो गया, या अपने घर का हो गया, जो भी हो गया, मैं खुद से लड़ी। और मैंने गवर्नमेंट को दिखाया कि मुझे यहाँ पे आके अपना PR लेना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं वेल ऑफ बहुत हूँ इंडिया में। तो मैं अपने आप सारे एसेट्स दिखाए, सब कुछ दिखाया, फिर मुझे PR मिला, लेकिन कोई संस्था आगे आया नहीं हेल्प करने। आपने अप्रोच किया? बहुत संस्थाओं को अप्रोच किया मैंने। इंडियन पंजाबी थे कुछ? हाँ जी, यहाँ के बड़े बड़े संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, सबको मैंने अप्रोच करा। क्या कहा उन्होंने? we'll look into it. खाली लुक ही करते रहे, there was no action taken। तो कुछ नहीं हुआ, तो सब कुछ फिर खुद ही सहा, सब कुछ किया। फिर डिप्रेशन बढ़ने लगा। जनरली लोग, जितना मैंने सुना है, लोग बोलते हैं 10 मिलीग्राम की 20 मिलीग्राम मतलब खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। मैं 40 मिलीग्राम खाती थी, ठीक है। तो और उसमें बच्चे को संभालती थी, विथ नो फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कोई नहीं था यहाँ पे। उसमें सुइसाइडल हो गई 3 बार। मतलब बोलेंगे तो डेथ क्या होता है ना, मैंने पास से देखा है, जैसे आपको खींचती है, पर एक होता है ना, यू नॉट समवन हु गिव्स अप, आप गिव अप नहीं करते हो। तो मैं कभी गिव अप की नहीं। आई फॉट फॉर माई सेल्फ, आई फॉट फॉर माई डॉटर। एक होता है ना, आप याद करते हो कि इंडिया में आप क्या थे, कैसा था, पीपल वर लुकिंग अप टू यू,
है ना, कि हमको बनना है इसकी तरह। तो वो सारे पहले के मैसेजेस में पढ़ने लगी कि लोग क्या बोलते थे। मैंने कहा दिस इज़ नॉट मी एंड आई विल नॉट गिव अप। तो फिर मैं फाइट बैक की। जब भी मुझे ये ख्याल आते थे ना मरने का, आपको डेथ आपको खींचता है कि आओ, दिस इज़ मोर पीसफुल देन लाइफ। आई यूज्ड टू कॉल अप माय जीपी ने अपना पर्सनल नंबर दिया था। फिर यहाँ पे जो ब्लू का क्या है ना, बियॉन्ड ब्लू कैसे, जो उनको मैंने कॉल किया, अपने काउंसलर को कॉल किया कि आप मुझसे बस बात करो, मुझे ये ख्याल निकालना है, टॉक टू मी फॉर फ्यू मिनट्स। और दे वर वेरी हेल्पफुल। तो वो मुझसे बात करते रहे, वो ख्याल गया। फिर मैंने कहा हाँ अब आप हैंग अप करो। तो ऐसे करके मैं जी हूँ। फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई की तो जॉब कहीं मिलने से रहा, क्योंकि एक तो सिंगल माँ, कोई बोलते नहीं है, लेकिन दे नो कि विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट कभी मुझे जाना पड़े तो उनके बिजनेस को टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो अपनी अपनी सेल्फिश इंटेंशन, लेकिन कोई सोचा नहीं कि मेरे क्वालिफिकेशन कोई देखा नहीं, कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलो बेटर है कि अपना बिजनेस ही शुरू करो, बच्चे को भी टाइम दे दूंगी, खुद ही करेंगे तो खुद ही। माई डॉटर शी इज़ वेरी 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 प्रिटी और वेरी अटैच्ड ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ही खुद ही पाली हूँ उसको। वो जब सोती, शी इज़ वेरी सेंसिटिव टू लाइट, तो थोड़ा सा भी लाइट होगा तो सोएगी नहीं। तो मैं जाके जब सुला के उसको बाथरूम में 0 वॉट का बल्ब लेके मैं पढ़ाई अपना सर्टिफिकेशंस करा, वो सब पढ़ के, क्योंकि तब लैपटॉप वगैरह कुछ था नहीं मेरे पास। तो बुक से ही पढ़ के फिर मैंने अपने सारे सर्टिफिकेशंस करे। और पैसे नहीं थे वेबसाइट बनाने के, तो खुद ही वेबसाइट बनाया और खुद ही सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन के जो टैबलेट्स थे, फिर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये मुझे नम कर दे रहा है मेरे इमोशंस को। मतलब ऐसा था कि कोई मर के भी जाए ना सामने तो मुझे फील ही नहीं होएगी, मैं ऐसी हो गई थी रोबोटिक। आपको डिप्रेशन के टैबलेट ऐसे कर देता है। तो सब कुछ शुरू करा फिर से। और लास्ट ईयर आपसे मुलाकात ही हुई थी जब मैं वो पैजेंट के लिए गए थे। तो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस गेन हुआ। अभी थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। ये जर्नी रही है मेरी। आज बेटी कितने साल की हो गई? अभी होगी ये 4 साल 4 महीने की। आज जिंदगी को कैसे देखते हो? आज तो मेरा वही है कि कोशिश है कि मैं खुद एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूं और ऐसे औरतों की हेल्प करूं जिनका कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गुजरी है। आप बीती जब होती है ना तभी इंसान समझता है। नॉन प्रॉफिट खोलने के लिए लोग खोल देते हैं अपना सेल्फिश इंटेंशंस के लिए, अपने पैसे करने के लिए, लेकिन जिसके साथ बीती तो आपने देखा ही है अब। हाँ जी, मैंने देखा है। लोग आपने खुद हेल्प मांगी और मिली नहीं, सब प्रमोशन करते हैं, सब अपना वो दिखाते हैं, लेकिन जहाँ पे होती है कि आप हेल्प करो किसी की तो कोई हेल्प नहीं करता फिर आपकी। तो मेरी ये है कि मैं वही औरतों के लिए, वही बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चा पाला है वहाँ पे। मुझे पता है कि दे डोंट डिजर्व सच अ लाइफ। उम्मीद ये रहेगी कि लाइफ या दुनिया में ऐसे शेल्टर हो ही ना, कभी बनने की नौबत ही नहीं आए। ये जो वर्ड है एम्पावरमेंट ना, वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी वो वर्ड को ख़त्म ही करना है। क्यों एम्पावर करना, वो ख़त्म करो, बस हो गया एम्पावरमेंट। अभी आदमी और औरत इक्वल देखो, ठीक है ना, क्योंकि माएँ ना, माएँ सब कुछ करती हैं। तो एम्पावरमेंट किस बात का हम कर रहे हैं कि वो औरतें ही एम्पावर हों, क्यों नहीं। देवी, जब आप 2 बार रिफ्यूजी कैंप में भी जाके आए हो, तो अपने मम्मी पापा को कभी बोला नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? या पहली बार जब ऐसा हुआ तब नहीं बोला कि ये चीज़ें 3-4 महीने मैंने ऐसे निकाल दी, या वो आए आगे आके हेल्प करें आपकी या बात करें उनसे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि पापा में बहुत हाई पोस्ट पे थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, और मिनिस्टर्स उनको जानते हैं वहाँ पे इंडिया में। उनका बोल के जैसे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे आपके हमारे सब मतलब माँ बाप पापा मम्मी सब सारे बूढ़े हैं। उनको अगर मैं इस टाइम पे टेंशन दूँ तो ऑब्वियसली मैं सह सकती हूँ, आप सह सकते हो, वो तो नहीं सह सकते। और मैं अकेली बेटी हूँ, भाई हैं बड़े भाई, लेकिन मैं अकेली हूँ। भाई को नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं बताया। सब बढ़िया था, सब ऐसे ही बोलते रह गए। बस बोला कि लड़ाई हुई है थोड़ी सी, बस, और कुछ बोला नहीं कभी भी। कभी मैंने लाइफ में मॉनेटरी हेल्प सपोर्ट लिया नहीं। देवी, शादी से पहले हमेशा लड़कियां जो हैं आपकी तरह हैं, होती हैं, काम करती हैं। आप एक CEO लेवल पे काम किया आपने, अच्छे क्लाइंट्स थे आपके पास, है ना, सबसे मिलते थे आप
उस टाइम क्या सोचते थे कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो हम उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ जब रियल में ज़िंदगी में हुई तब क्यों ऐसे डगमगा गए? क्यों अब ऐसा हो गया आपके साथ? क्यों देखिए, संभाल नहीं पाए अपने आप को? मैं सीईओज़ के क्लाइंट्स को हैंडल करती थी, उनके पोर्टफोलियोज़ को हैंडल करती थी। तो मेरा प्रमोशन होना भी था असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का। वो एक होता है दिमाग आप यूज़ करते हैं पढ़ाई में कि प्रोफेशन में। जब पावरफुल बन जाता है ना, जब दिल द हार्ट कॉन्कर्स योर ब्रेन, है ना, तब आप सुन हो जाते हो। जब दिल का मामला होता है तो बड़े बड़े भी ज़मीन पे आ जाते हैं। तो वही मेरे साथ वही हुआ जब वो होता है ना, इसलिए दिल का मामला जब होता है तब क्या होता है, आप कुछ नहीं देखते हो। इसलिए तब मैं कोशिश थी मेरी कि सब ठीक हो जाए। जब मेरी बच्चे की बात आई तब वो होता है ना, औरत का जो दुर्गा रूप काली रूप हो जाता है, वो मेरा शुरू हो गया। मैंने कहा अब तो जाना ही नहीं, अब तो सहना ही नहीं। इसलिए मैंने कभी भी, अब देखेंगे तो कभी बच्चे होने के बाद कभी मैंने कोई गिड़गिड़ाने वाला ईमेल नहीं किया, हाथ जोड़ने वाला मैसेज नहीं किया। मैंने कहा बस हो गया। बच्चा मेरी शक्ति है और बच्चे को मैं ही पालूंगी, क्योंकि जो इंसान बच्चे का ना हुआ, मेरा क्या ही होगा। कभी जैसे सुसाइडल थॉट आता था, बच्चे का चेहरा देख सामने आता था उस टाइम? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं को बताती हूँ एक बात। मेरी बेटी 2-2.5 साल की थी और कबर्ड के नीचे ना मैं ऐसे खाना रखती थी। मैं बोलती थी बेबी, मम्मा को कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे खाना खा लेना। और उसको मैंने दिखाया था कि ये बालकनी है, अगर मम्मा नहीं उठ रही है जाके किसी को बुला देना। तो उसके रीच के पास मैंने खाना रख दिया था। जब वो लड़खड़ा के चलती थी सबसे मैंने उसको सिखा दिया था कि यहाँ पे खुद से खाना लेना जाए। चलो, हम दुआ करते हैं कि सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएं। आज भगवान ने आपको उस पूरे दौर से निकाल के एक अच्छे दौर में ले आए। आपकी बेटी जो है आपके लिए सब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है, और उसी के प्यार के सहारे आप जी भी रहे हो। आज की डेट में जो लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तरह ही कहीं शिकार हो रही हैं या उनके साथ भी कुछ ऐसा बीत रहा है, और पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादातर जिनके साथ ये चीज़ बीत रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरा पति ये करता है वो करते हैं, लेकिन वही है ना कि जो हमारा कल्चर हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशंस के हिसाब से जो हम करते हैं कि हम आवाज़ नहीं उठाते कि इस एज में क्या डिवोर्स लेना। ठीक है, हम अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस एज में लोग क्या बोलेंगे। अगर सिंगल हो जाएंगे तो आदमी आएंगे आपको अप्रोच करेंगे गलत वे में, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, तो हम सह लेंगे। तो ये सोच है औरतों की, जो कि देखिए सबकी सोच अपनी अपनी, सबकी मजबूरी अपनी अपनी। मैं कोशिश करती हूँ ये बोलने की, देखो जो गलत है वो गलत है, ठीक है, और जो सही है वो सही। आप अगर ये आप आज बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन जब गलत हो रहा था तब आपने बोला नहीं। पहली बार में आपको दस्तक जब हुई, नॉक किया गया डोर के हाँ ये चीज़ होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पहले सुनना शुरू हो गया होगा, लेकिन तब आपके प्यार ने उन चीज़ों को दबा दिया। यही चीज़ बाकी लड़कियों के साथ भी हो रहा होगा। तो वो अपने दिल की आवाज़ को धीमा कैसे करें और दिमाग की आवाज़ कैसे सुनें? देखिए, तब जो एज था ना मेरा, मैं थोड़ी यंग थी जी। अभी मैच्योरिटी आ गई है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई हूँ। जिन औरतों से मैं बात करती हूँ वो भी हमारी ही एज की हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि उनको सही पता होता है क्या सही है क्या गलत है। उनको सब पता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, उनको सब पता है। यहाँ पे मैं तो चलो मेरे को 5-6 साल ही हुए हैं, उनको 10-15 साल हो चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो जानकर भी वो आंखें बंद की हैं। अब खुद को आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं कितना भी पुश कर लूँ, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। बट ये है कि अवेयरनेस फैलाना है, हम फैलाएंगे। अभी मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उनके कमेटी मेंबर हूँ। एक तो अभी
कोशिश ये है कि जितना मैं फंड्स कलेक्ट कर सकती हूँ इवेंट के ज़रिए, के लोगों के ज़रिए, तो मैं उनको हेल्प करने के लिए देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं वहाँ पे थी मेरे को खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कपड़े नए पहनने के लिए नहीं थे, तब वो किसी और के साथ ना हो, तो जारी यही है कि मैं उनको भी हेल्प करूँ, आगे भी और हेल्प करूँ। और इनको ही पता होता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो खुश नहीं है, ना खुश हैं अपने ज़िंदगी में, मार पिटाई होती है उनके साथ, वो बस कंप्लेन करती हैं। और कंप्लेंट किसको? मुझे हो गया कि अपने दोस्तों को हो गया, बोलते हैं मेरे पति, एक्शंस नहीं है। एक होता है ना साइकोलॉजी में, मैं उसका वो जागन जो टर्म है, मैं उसको मुझे याद नहीं है, उसको बोलते हैं कि अपने टॉर्चर के साथ प्यार होना। ठीक है, जैसे कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन आपको वो फिर पुचकार के वापस ले जा रहा है, तो आप वो जो टॉर्चर वाला जो फेज है ना, आपको वो एंजॉय कर रही हो, मतलब मुझे मारता है लेकिन मुझे प्यार भी करता है, जो कि ये साइकोलॉजिकल एक मैं भूल गई, तो ये आप होते हैं विक्टिम उसमें। हम ये नहीं बोलूँगी कि मैं कभी विक्टिम थी डोमेस्टिक वायलेंस की, होंगी, लेकिन अभी मैं फाइटर हूँ, सर्वाइवर तो हुई नहीं, सर्वाइव मैंने नहीं किया, मैंने फाइट करा। अपने बच्चे को मैंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। शी इज़ वे टू स्मार्ट फॉर हर एज, और सारे बोलते हैं बहुत प्यारी इंटेलिजेंट है, तो मैं चाहती कि मैं अपने एज ए मदर अपने बच्चे को अगर मैं ये सिखा सकती हूँ, तो आई थिंक कि सारी माओं को ये सिखाना है, अपने बेटों को भी और बेटियों को भी, कि से नो टू डोमेस्टिक वायलेंस, से नो टू एनी काइंड ऑफ अत्याचार। आई वुड से मेरे फ्रेंड जितना मैं कोशिश करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि निकलो, पर वो खुद ही हेल्प नहीं करना चाहती अपने को आपको, तो पर कभी ऐसा भगवान अगर उनके साथ कुछ हो तो मैं खड़ी रहूँगी उनके लिए। आपने बिल्कुल फाइट किया, फाइट बैक किया। आज आप इंडिपेंडेंट वुमेन हो, मॉर्गेज ब्रोकर हो, और आप अच्छा काम भी कर रहे हो, सोसाइटी में बहुत इज्जत है, नाम है आपका। जाते जाते एक लास्ट मैसेज, जो लड़की हैं जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, किसी तरह का भी उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज ये रहेगा कि पहले अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को इज़्ज़त देंगे तो सारी दुनिया आपको इज़्ज़त करेगी। अब अपना इज़्ज़त खो लोगे तो फिर कोई आपको प्यार नहीं करेगा, ना इज़्ज़त देगा। अपने लिए स्टैंड लें, सही गलत की पहचान रखें, और दिल, ठीक है दिल आप लगाते हो, दिल देते हो, लेकिन साथ साथ में दिमाग ना कभी भूलें, दिमाग का भी प्रयोग ज़्यादा करना ज़रूरी है दिल के मामलों में। बाकी सब चीज़ आप लड़ सकते हो, आप औरत हैं, ठीक है, और इस दुनिया में औरत से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। हमारी माँओं को देख लें, इतना भी सह सकती हैं, हम जितना भी सह रहे हैं, इतना सह के तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये कभी ना सोचें कि हम औरतें हैं, बेचारी हैं, ऐसा कभी नहीं है। हम बहुत पावरफुल हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। आपको पता है हम मल्टीटास्कर भी हैं, तो अपना वैल्यू कभी ना खोएं, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो बस उसी को संभालें, अपने आप से प्यार करना कभी ना भूलें। औरत कभी बेचारी हो ही नहीं सकती। अगर औरत ना होती तो मर्द का वजूद ही ना होता इस दुनिया में। यही एक सत्य है, और इसी को हम शायद जो बंदे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। औरत का वजूद है तभी हमारा वजूद है, तभी बंदों का वजूद है। दुनिया में शख्स अगर कोई बंदा आया है तो वो औरत के ज़रिए ही आया है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा समझनी चाहिए। हमने मैरी कॉम की स्टोरी सुनी थी, मैरी कॉम की मैंने पिक्चर भी देखी थी, जिसने कम बैक किया था गेम में, कैसे किया था हम सभी जानते हैं, लेकिन लाइफ में जिसने कम बैक किया वो मैरी कॉम आज हमारे साथ बैठे हैं, जिसने अपने बच्चे को भी संभाला, अपने आप को भी संभाला। दूसरे देश में आके कैसे टॉर्चर से वो निकले हैं, माँ बाप को बिना बताए कैसे उन्होंने फाइट की, आज वो बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी भी जी रहे हैं। सिडनी में मॉर्गेज ब्रोकर हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, और उनका बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए अपना, ये नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दो। एक बार नज़रअंदाज करोगे तो दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा। सो जहाँ पे भी हैं आप,
किसी के साथ भी गलत होता है, आप अनम्यूट के माध्यम के राही भी आ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो लोग भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा ही आएँगे। सो देखते रहिए अनम्यूट। जल्दी मिलते हैं एक नए शख्स के साथ, नई स्टोरी के साथ। नमस्ते जी।